सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के नाम पर लगभग 700 करोड़ रुपए की कथित अनियमितताओं की जांच चल रही है, तो शायद आपको यकीन ना हो। लेकिन साल 2026 में सामने आए इस मामले ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जांच एजेंसियों का दावा है कि दवाइयों, मेडिकल उपकरणों और सरकारी खरीद प्रक्रिया में बड़े स्तर पर कथित गड़बड़ियों के संकेत मिले हैं। सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है, सवाल उन लाखों मरीजों का है जो हर दिन सरकारी अस्पतालों पर भरोसा करते हैं। क्या टेंडर प्रक्रिया में हेरफेर हुई? क्या कुछ कंपनियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया गया? और अगर आरोप सही साबित होते हैं, तो आखिर जनता का पैसा गया कहां? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम इस पूरे मामले की टाइमलाइन, जांच, आरोप और अब तक सामने आए तथ्यों को समझेंगे। यह है दिल्ली के कथित 700 करोड़ रुपए के हेल्थ प्रोक्योरमेंट स्कैम की पूरी कहानी। किसी भी घोटाले को समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को हर साल लाखों मरीजों के इलाज के लिए दवाइयां, सर्जिकल उपकरण, एक्स-रे मशीनें, आईसीयू इक्विपमेंट और कई तरह की मेडिकल सप्लाई की जरूरत होती है। इन सामानों की खरीद सीधे किसी एक कंपनी से नहीं की जाती। इसके लिए सरकार एक टेंडर जारी करती है। अलग अलग कंपनियां अपनी कीमत और क्वालिटी के आधार पर बोली लगाती हैं। नियमों के अनुसार योग्य और सबसे बेहतर प्रस्ताव देने वाली कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। कागजों पर यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी दिखाई देती है, लेकिन जांच एजेंसियों का आरोप है कि इसी प्रक्रिया में कथित तौर पर हेरफेर की गई। आरोप है कि कुछ टेंडरों की शर्तें इस तरह बनाई गईं कि उनका फायदा सीमित कंपनियों को मिले। अगर यह आरोप सही साबित होते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं होगा, बल्कि जनता के टैक्स से मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं पर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है। और यहीं से शुरू होती है इस पूरे मामले की असली कहानी। हर बड़ा घोटाला किसी न किसी छोटी सी शुरुआत से सामने आता है। दिल्ली के इस हेल्थ प्रोक्योरमेंट मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। साल 2026 में दिल्ली सरकार के डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस को खरीद प्रक्रिया से जुड़ी कई शिकायतें मिलीं। शुरुआती जांच में अधिकारियों ने टेंडर फाइलों, खरीद के रिकॉर्ड और भुगतान से जुड़े दस्तावेजों की समीक्षा की। रिपोर्ट्स के अनुसार जांच में कुछ ऐसे पैटर्न सामने आए जिन्होंने अधिकारियों का ध्यान खींचा। आरोप था कि कुछ मेडिकल सामान बाजार कीमत से कहीं अधिक दाम पर खरीदे गए। साथ ही कुछ टेंडरों की शर्तों को लेकर भी सवाल उठाए गए कि क्या उन्हें इस तरह तैयार किया गया था जिससे कुछ चुनिंदा कंपनियों को फायदा मिले। इन शुरुआती निष्कर्षों के आधार पर मामला दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच एसीबी तक पहुंचा। इसके बाद एफआईआर दर्ज की गई और आधिकारिक जांच शुरू हुई। यहीं से यह मामला एक सामान्य शिकायत से बढ़कर करोड़ों रुपए की कथित अनियमितताओं की जांच में बदल गया। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली सवाल अब भी बाकी था। अगर गड़बड़ी हुई थी, तो आखिर यह पूरी योजना काम कैसे करती थी? अब सवाल था, अगर यह सब हुआ तो आखिर कैसे हुआ? जांच एजेंसियों के अनुसार यह मामला किसी एक खरीद या एक बिल तक सीमित नहीं था। आरोप है कि पूरी खरीद प्रक्रिया के अलग अलग चरणों में कथित अनियमितताएं हुईं। सबसे पहले बात होती है टेंडर की। सामान्य तौर पर टेंडर इस तरह बनाए जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां हिस्सा ले सकें और सरकार को सबसे बेहतर कीमत मिले। लेकिन जांच में आरोप लगाया गया कि कुछ टेंडरों की शर्तें ऐसी बनाई गईं जिनसे प्रतिस्पर्धा सीमित हो गई और कुछ चुनिंदा कंपनियों को लाभ मिल सकता था। इसके बाद जांच एजेंसियों ने खरीद की कीमतों की भी जांच की। आरोप है कि कुछ मेडिकल सामान बाजार भाव की तुलना में कहीं अधिक कीमत पर खरीदे गए। अगर ऐसा साबित होता है तो इसका सीधा असर सरकारी खजाने पर पड़ता है, क्योंकि वही सामान ज्यादा कीमत देकर खरीदा जाता है। जांच में भुगतान के रिकॉर्ड, सप्लायर कंपनियों और पैसों के लेन देन की भी पड़ताल की जा रही है। हालांकि यह स्पष्ट करना जरूरी है कि ये सभी आरोप अभी जांच के दायरे में हैं और अदालत ने अभी तक किसी को दोषी नहीं ठहराया है। जांच अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी थी। शुरुआती दस्तावेजों की जांच के बाद अधिकारियों ने खरीद से जुड़ी फाइलों, भुगतान रिकॉर्ड और टेंडर दस्तावेजों की गहराई से पड़ताल शुरू की। रिपोर्ट्स के अनुसार जांच एजेंसियों ने कई सरकारी अधिकारियों और सप्लायर कंपनियों से जुड़े रिकॉर्ड जुटाए।
इसके बाद पूछताछ का दौर शुरू हुआ। अधिकारियों ने यह समझने की कोशिश की कि खरीद प्रक्रिया में फैसले कैसे लिए गए, किन अधिकारियों ने मंजूरी दी और क्या सभी नियमों का पालन किया गया था। जैसे जैसे नए दस्तावेज सामने आते गए, जांच का दायरा भी बढ़ता गया। सार्वजनिक रिपोर्टों के अनुसार एंटी करप्शन ब्रांच एसीबी ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। इसके साथ ही डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, भुगतान से जुड़े दस्तावेज और अन्य सबूतों की भी जांच की जाने लगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब इस मामले में सिर्फ भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो रही थी। अब जांच सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं थी। सवाल यह था कि क्या पैसों का कोई ऐसा रास्ता था जो सरकारी रिकॉर्ड से कहीं आगे जाता था। इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए अब मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की एंट्री होती है। यह अध्याय सार्वजनिक रिपोर्टों पर आधारित है। जांच जारी है और अदालत का अंतिम फैसला आना बाकी है। किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं हम बताया जा रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, मामला सिर्फ कथित भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं रहा। अब सवाल यह था, अगर सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ तो वह पैसा आखिर गया कहां? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए इस मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की भी एंट्री हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार आईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत जांच शुरू की। अब जांच का फोकस सिर्फ टेंडर या खरीद प्रक्रिया नहीं था, बल्कि पूरे मनी ट्रेल पर था। जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि भुगतान किन खातों में गया। क्या पैसों का ट्रांसफर कई कंपनियों के माध्यम से हुआ? और क्या किसी तरह मनी लॉन्ड्रिंग के संकेत मिलते हैं? इसके लिए बैंक रिकॉर्ड, डिजिटल ट्रांजैक्शन, कंपनी दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। हालांकि यह स्पष्ट करना जरूरी है कि यह जांच अभी जारी है और इन सवालों के अंतिम जवाब अदालत और जांच एजेंसियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन इस मामले का असर अब सिर्फ सरकारी दफ्तरों तक सीमित नहीं था। इसका असर उन लोगों पर भी पड़ सकता था जो हर दिन सरकारी अस्पतालों पर भरोसा करते हैं। यही इस कहानी का सबसे संवेदनशील पहलू है। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ सरकारी खजाने का नहीं होगा, बल्कि उन लाखों मरीजों का होगा जिनकी उम्मीदें सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर टिकी होती हैं। अगले अध्याय में समझेंगे कि इस मामले का आम लोगों और अस्पतालों पर क्या असर पड़ सकता है। यह अध्याय संभावित सार्वजनिक प्रभाव को समझाता है। यह किसी भी आरोप के सिद्ध होने का दावा नहीं करता। किसी भी सरकारी घोटाले की सबसे बड़ी कीमत आम जनता चुकाती है। अगर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवंटित सरकारी धन का सही उपयोग न हो, तो उसका असर सीधे अस्पतालों और मरीजों पर पड़ सकता है। सोचिए, एक मरीज सरकारी अस्पताल में दवा लेने आता है, लेकिन दवा उपलब्ध नहीं है। एक डॉक्टर को इलाज के लिए जरूरी उपकरण चाहिए, लेकिन खरीद में देरी या अनियमितता के कारण वह समय पर नहीं पहुंच पाता। अगर सार्वजनिक धन का उपयोग प्रभावी ढंग से नहीं होता, तो स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र ऑडिट को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। इस मामले में लगाए गए आरोपों की सच्चाई का फैसला अदालत करेगी। लेकिन इसने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। क्या हमारे सार्वजनिक संस्थानों में निगरानी व्यवस्था पर्याप्त मजबूत है? और शायद यही सवाल इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन जांच अभी खत्म नहीं हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल है, आगे क्या होगा? क्या जिम्मेदारी तय होगी और क्या जनता का पैसा वापस मिल पाएगा? आइए जानते हैं इस मामले की वर्तमान स्थिति और आगे की संभावित दिशा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस मामले की जांच आखिर कहां तक पहुंची है। सार्वजनिक रिपोर्टों के अनुसार जांच एजेंसियां अभी भी इस मामले से जुड़े दस्तावेजों, बैंक रिकॉर्ड, डिजिटल डेटा और खरीद प्रक्रिया की विस्तार से जांच कर रही हैं। अधिकारियों का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या सभी सरकारी नियमों का पालन किया गया था, किन किन लोगों की क्या भूमिका थी और क्या सरकारी धन के उपयोग में कोई अनियमितता हुई। यदि जांच में पर्याप्त सबूत मिलते हैं, तो मामला अदालत में आगे बढ़ेगा, जहां सभी पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। और अगर किसी आरोप का समर्थन पर्याप्त सबूत नहीं करते, तो कानून उसी के अनुसार फैसला देगा।
यही कानून की सबसे बड़ी ताकत है। हर व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार मिलता है और अंतिम फैसला केवल अदालत करती है। इसीलिए इस मामले की सच्चाई भी जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट होगी। हर बड़ा विवाद हमें एक बड़ा सबक भी देता है, चाहे इस मामले का अंतिम फैसला कुछ भी हो। एक बात बिल्कुल साफ है, सार्वजनिक धन जनता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होता है। सरकार द्वारा खर्च किया गया हर एक रुपया आखिरकार टैक्स देने वाले नागरिकों की मेहनत की कमाई से आता है। इसलिए सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता, ईमानदारी और जवाबदेही बेहद जरूरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि ई टेंडरिंग, नियमित ऑडिट, डिजिटल रिकॉर्ड और स्वतंत्र निगरानी जैसी व्यवस्थाएं भ्रष्टाचार की संभावना को कम कर सकती हैं। जब सिस्टम पारदर्शी होता है तो जनता का भरोसा भी मजबूत होता है, और जब जवाबदेही तय होती है तो भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकना आसान हो जाता है। आखिरकार किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसके कानून नहीं, बल्कि उसके जागरूक नागरिक भी होते हैं। 700 करोड़ रुपए एक ऐसा आंकड़ा जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। लेकिन इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सिर्फ यह रकम नहीं है, बल्कि जनता का भरोसा है। इस मामले में लगाए गए आरोपों की सच्चाई क्या है, इसकी पुष्टि केवल जांच एजेंसियां और अदालत ही कर सकती हैं। लेकिन इस पूरे मामले ने हमें एक बात जरूर याद दिलाई है, सरकारी खजाने का हर एक रुपया जनता की मेहनत की कमाई है। और जब बात जनता के पैसों की हो तो सवाल पूछना भी जरूरी है, और जवाबदेही तय होना भी। अगर आपको ऐसी तथ्यों पर आधारित, बिना सनसनी फैलाए और गहराई से समझाने वाली डॉक्यूमेंट्री पसंद आती है तो द हिडन इकोनॉमी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ खबरें नहीं बताते, हम खबरों के पीछे छिपी पूरी कहानी सामने लाते हैं। मैं हूं विकास, मिलते हैं अगली इन्वेस्टिगेशन डॉक्यूमेंट्री में। धन्यवाद।